हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे यूटेट उत्तराखंड के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को आज हम डील करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने भाई यूटेट 2020 के पेपर को आज हम डील करेंगे, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को देखेंगे। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, क्योंकि इसमें हम डिस्क्रिप्टिव रूप से देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और विद एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। देखो, पेपर से पहले बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के जो भी सेट्स हैं उनको डिस्कस करना, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। यहाँ पर हम जो हिंदी भाषा प्रथम है उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। देखो, प्रथम और द्वितीय में लगभग थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस रहता है। मेन मोटिव जो है वो हमें ये समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और वहाँ से हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज के इस वीडियो को, और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे हम इसमें, और जो भी आपके डाउट हैं वो भी लेने की कोशिश करेंगे। लगातार प्रैक्टिस सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो बोलता है ई ई ऊ किस प्रकार के ये स्वर हैं। तो भाई ये 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए संवृत, अर्ध संवृत, या विवृत, या फिर अर्ध विवृत। तो देखो, क्वेश्चन जो है जो यूटेट का हिंदी का पेपर आता है भाई, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि काफ़ी अच्छे लेवल पर होता है और काफ़ी टफ होता है ये पेपर। तो राइट आंसर रहेगा ई ई ऊ जो है संवृत प्रकार के स्वर होते हैं ये, ठीक है। और संवृत स्वर कौन से होते हैं इस चीज़ को समझ लेते हैं भाई। तो संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार जो है लगभग बंद होता है, यानी कि जो मुख द्वार होता है, मुख्य द्वार नहीं बोलेंगे, जो मुंह का जो द्वार होता है आपका, वो लगभग पूरा नहीं लगभग बंद रहता है इनके उच्चारण में। जैसे हम ये हो गया ई ऊ, और ये क्या है भाई, थोड़ा सा द्वार खुला है, बाकी सारा द्वार जो है बंद है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं संवृत स्वर बोला जाता है। बात क्लियर हो गई भाई। इसके अलावा जो अर्ध संवृत होते हैं उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ए ओ, इसमें क्या है, देखो मुंह खुल रहा है। विवृत मैंने आपको बताया कि विवृत स्वर कौन से होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ। अर्ध विवृत स्वर कौन सा होता है, जैसे छोटा आ। तो ये है इनके एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे तो यहाँ से कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता जा रहा है। बात क्लियर हो गई। तो संवृत स्वर कौन से स्वर हुए जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है कि मैथिल कोकिल किसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेनापति को, विद्यापति को, पदाकार को, या फिर घनानन को। भाई ये कवि वाला क्वेश्चन है, ये रचनाओं का क्वेश्चन है कि जो मैथिल कोकिल किसको उपाधि दी गई है, यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर बी। जो विद्यापति हैं उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है। और विद्यापति की अगर कृतियों के बारे में बात करो तो इनकी जो एक बहुत ही फेमस कृति है उसका नाम है विभाग सागर, या विभाग सार, नॉट सागर, विभाग सार जो इनकी एक कृति है वो है विद्यापति जी की। और इनके अगर बात करें हम, जो पदाकार रचित ग्रंथ हैं, ऑप्शन नंबर सी को अगर हम डिटेल में लेके जाएं तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं तो उसमें से एक आता है हमारे पास पदाभ्रण, ठीक है। और घनानन के द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं तो उसमें से एक प्रमुख आती है सुजान सागर, सुजान सागर। इसको नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। घनानन की रचनाओं में से एक रचना है सुजान सागर। पदाकार रचित जो है वो पदाभ्रण है, और विद्यापति ने लिखा है विभाग सार। और सेनापति की अगर हम बात करें इनकी, तो भाई सेनापति ने दो मुख्य ग्रंथ लिखे हैं। देखो, पहला लिखा है इन्होंने कवित, सेनापति ने दो मुख्य ग्रंथ लिखे हैं। पहला लिखा है इन्होंने कवित रत्नाकर, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, कवित रत्नाकर इनके एक ग्रंथ का नाम है, ठीक है भाई। बात क्लियर हो गई। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अगर और डिटेल में जाना है आपको कि भाई विद्यापति की मृत्यु कब हुई थी या इनका जन्म कब हुआ था, तो इनकी मृत्यु हुई थी विद्यापति की भाई 1352 में जो है इनका जन्म हुआ था, और 1448 में विद्यापति की मृत्यु हो गई थी। बात क्लियर हो गई होगी। काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भाई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी अच्छे और वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यूटेट 2022 प्रिपरेशन के लिए। आई होप काफ़ी हेल्प करेंगे ये सारे पेपर्स और जितने भी हम मैराथन डिस्कस कर रहे हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है। जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने जो है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है।
ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूँ रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं तो उनमें से एक है तुलसी। तुलसी इनकी बहुत ही फेमस रचना है। इसके अलावा इन्होंने जो है जायसी लिखी है, जायसी भी रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, देखो मैं यहीं पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि किस किस की क्या रचनाएं हैं, अलग से वीडियो बनाने के बजाय में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं। उनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सूर साहित्य। सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की काफ़ी बढ़िया रचना है। और इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्होंने ही लिखा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? तुलसी और जायसी। राहुल सांकरतायन की अगर बात करें तो इनकी जो एक रचना है उसका नाम है भाई जीने के लिए, जीने के लिए इनकी एक रचना का नाम है। लास्ट ऑप्शन आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अमृत लहरी। अमृत लहरी जो लिखा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। विनय विनोद भी इन्होंने लिखा है और विहार वाटिका भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही रचित है। बात क्लियर हो गई। तो रामचंद्र शुक्ल को भैया देखो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, तो इसीलिए इन्हें साहित्यिक अपभ्रंश की पुरानी हिंदी का नाम जो है उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। अष्टछाप कवि के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास थे, कृष्णा सागर थे, सूरदास थे या फिर कुंभन दास थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अष्टछाप कवियों के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन कौन से कवि हैं और कौन कौन से कवि नहीं हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन कौन से कवि थे? नंददास थे, कृष्णादास थे, सूरदास थे या कुंभन दास थे? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये थे हमारे पास कुंभन दास। बात क्लियर हो गई। और अष्टछाप कवियों की प्रथम नियुक्ति जो कीर्तनकार कवि कुंभन दास, और इसके अलावा अगर दूसरे कवि की अगर हम बात करें तो उसमें नाम आता है सूरदास जी का। पहला नाम आता है कुंभन दास का, दूसरा नाम आता है सूरदास जी का। बात क्लियर हो गई भाई। तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो इसमें जो ये कीर्तनकार कवि के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है। जो अगर इनकी जो कीर्तनकार कवि जो कहे जाते हैं, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं या इन्होंने जो अपने पद लिखे हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुंभन दास। नेक्स्ट, चौपाई छंद पर आधारित रमैनी के रचनाकार कौन है? बिहारी हैं, रहीम हैं, भूषण हैं या फिर कबीर हैं? चौपाई छंद पर जो आधारित रमैनी है, इसके रचनाकार कौन है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो कबीर हैं वो चौपाई छंद पर आधारित रमैनी के रचनाकार हैं। ठीक है। रमैनी या फिर रमैनी बीजक, ऐसे भी आप कह सकते हो। जो बीजक के नाम से भी कबीर के जो दोहे वगैरह हमारे प्रसिद्ध हैं, तो वो भी इसी में ही आ जाता है। तो कबीर ने रमैनी में हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से जो धार्मिक दिशा देने की कोशिश की है। बात क्लियर है। जो रमैनी में हिंदू के और मुस्लिम दोनों धर्म के बारे में समानता से इन्होंने चीज़ों को शिक्षा दी है, समानता के आधार पर इन्होंने शिक्षा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कपोत शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है परभृत, पिक, परावत या फिर चंचरीक। तो भाई जो कपोत शब्द है इसका जो पर्यायवाची है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या बोलता है? पारावत जो है कपोत का पर्यायवाची है। बात क्लियर हो गया। पर्याय का अर्थ होता है भाई समान, यानी कि एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को भाई हम पर्यायवाची कहते हैं। और कपोत के पर्यायवाची में जो दूसरा चीज़ आती है वो कबूतर भी होता है, पारावत भी होता है और हरित भी होता है, पंडोक भी होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? कपोत के पर्यायवाची हैं। बात क्लियर हो गई भाई आप लोगों को? तो आई थिंक काफ़ी है इन चीज़ों के लिए। अगर मैं बात करूँ परभृत का भी अगर हम बात करें कि भाई पर्यायवाची क्या होते हैं, तो परभृत का पर्यायवाची होता है कोयल। जो कोयल होती है उसको परभृत भी बोलते हैं, नाम ध्यान रखना। या फिर कोकिला, ये सारी शब्द तो आपको पता होंगे, कोकिला, कोयल, लेकिन परभृत नहीं पता होगा। ठीक है। चकरीक का पर्यायवाची की बात करें तो जो इसको हम बोलते हैं शिलीमुख बोलते हैं, या फिर भ्रमर बोलते हैं, या फिर
भवरा बोलते हैं। अब देखो भवरा आपको पता होगा लेकिन चक्रोक नहीं पता होगा। तो ये देखो यहाँ से ही हिंदी जो है ना टफ लगनी शुरू हो जाती है। आपको चीज़ें पता होती हैं लेकिन डीप में नहीं पता होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारे पास 37 को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रही तो ज़रूर लाइक कर देना भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखो यार, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में नज तत्पुरुष समास है? अनभिज्ञ में है, अनुकूल में है, गंगा जल में है, धर्माधर्म में है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पूछा गया क्या, नग तत्पुरुष समास कौन सा है? तो ये है हमारा अनभिज्ञ में है। अब अनभिज्ञ में क्या है भाई, इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो न प्लस अभिज्ञ निकल के आएगा। अगर अनभिज्ञ का हम जो है समास विग्रह करें तो। बात क्लियर है? समास का मतलब पता ही है आपको भाई, संक्षिप्तीकरण, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द बना लेते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई, वो हमारा समास कहलाता है। ठीक है, या उसी को हम समास कहते हैं। अगर हम बात करें जैसे नज तत्पुरुष समास की, अब आप कहोगे कि ये कौन सा, ये देखो तत्पुरुष समास का एक जो है सब पार्ट हो जाता है। नज तत्पुरुष समास जो है क्या है, नकारात्मक, इसको हम नकारात्मक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जितने भी निषेध शब्द होते हैं या फिर नकारात्मक शब्द होते हैं तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो इसमें जो है जो पूर्व पद जो है अन लगाकर, पूर्व पद में जो है अन लगाकर नज तत्पुरुष समास बनता है। बात क्लियर हो गई? अब देखो अनुकूल की अगर हम बात करें, अनुकूल में अव्ययभाव समास है। यहाँ पे अनभिज्ञ में क्या है, नज तत्पुरुष समास है, अनुकूल में अव्ययभाव समास है, यानी कि कुल के अनुसार। अनुकूल का मतलब कुल के अनुसार। गंगा जल में क्या है भाई, यहाँ पर तत्पुरुष समास है गंगा जल में। ठीक है, और गंगा का जल समास विग्रह किया जाए तो। और धर्माधर्म का मतलब क्या है, द्वंद्व समास, धर्म और अधर्म। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैसी सा लग रहा है यहाँ पर स्क्रीन। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर नज तत्पुरुष समास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सारे मैंने आपको ऑप्शंस क्लियर कर दिए कि इसमें कौन सा समास है नीचे के ऑप्शन में, जिससे आपका डाउट ना रहे। आगे बढ़ेंगे भाई, यण संधि का उदाहरण है मैतक या अतयुक्तम, शयन या तन्मय। आपको बताना है कि यण संधि का कौन सा उदाहरण है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये यण संधि का हमारे पास उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में जो है भैया आपका बी सही है। और संधि पूछी गई है, तो संधि अगर हम विच्छेद करें इसका, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति जमा हो जाएगा उत्तम। अति जमा उत्तम क्या कहलाएगा आपका, संधि विच्छेद कहलाएगा इसका। बात क्लियर है? और इसका जो नियम होता है, यण संधि का जो नियम होता है वो मैं बता देता हूँ। छोटी ई प्लस छोटा ऊ बना के यू बना देते हैं, तो ये यण संधि का एक नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो यण संधि के अगर मैं आपको छोटा सा एक बताऊं कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यण संधि को आप ई के साथ अगर कोई भी अन्य स्वर लग जाए, ई और ई के साथ में कोई भी अन्य स्वर लग जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो भाई यह बना लेता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा यण संधि कहलाता है। अगर हम मैतक्य की बात करें तो यहाँ पर संधि है वृद्धि संधि। शयन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अयाधि संधि है। और तन्मय की बात करूँ तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हम पहुँच चुके हैं 39 पर। भाई थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जा रहा हूँ मैं, अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना, आंसर बता के भी आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझ में अच्छा आ रहा है तो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। देखो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैं कम अटैम्प्ट कर पाऊंगा, लेकिन आई होप आपको जो है थोड़ा एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे आप अपने आप भी देख सकते हो। अंग्रेजी शब्द मूलतः किस भाषा के हैं, हिंदी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं या फिर फ्रेंच के हैं? तो अंग्रेजी शब्द मूलतः जो है ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा से लिए गए। ये वही है, देशज विशेषज वाले जो शब्द होते हैं हमारे वही हैं इसमें। तो अंग्रेजी के शब्द मुख्यतः फ्रेंच भाषा के हैं। और हिंदी में जो भी शब्द आपके बाहर से प्रयोग होते हैं उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 39 के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन है?
आपको बताना निराला ने जो कृति दी है राम की शक्ति पूजा, इसका आधार कौन है? काम्बन रामायण है, कृतवास रामायण है, रामचरितमानस है या फिर रामचंद्रिका है? काफ़ी अच्छा और काफ़ी डीप क्वेश्चन है, सी टेट को मार दे देगा भाई। ये हिंदी का ये जो पेपर आपका यू टेट का है, तो ये आपका हिंदी को सी टेट के जो हिंदी का पेपर आता है उससे काफ़ी अच्छे लेवल पर है। देखो यहाँ पर रामायण के भी कई घटक होते हैं, यानी कि कई उसमें पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, अलग अलग चीज़ों में इनका वर्णन किया है। तो उतना डीप क्वेश्चन पूछा गया है कि जो निराला ने जो कृति लिखी है राम की शक्ति पूजा, इसमें बेसिक किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कृतिवास रामायण की बात की जा रही है। इस ग्रंथ, इस राम शक्ति पूजा जो ग्रंथ है इसमें कृतिवास रामायण की बात की जा रही है। बात क्लियर हुई भाई? अब रामचरितमानस के रचयिता कौन है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन है, तुलसीदास। सभी को पता होगा लेकिन कई बार गलत कराते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है भाई? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये है केशव दास। नोट डाउन कर लेना। देखो यहाँ पर हमारे मल्टीपल काम हो रहा है, हमें कवियों के बारे में भी पता चलता जा रहा है कि किसके रचयिता कौन है। और कंबन रामायण के रचयिता कौन है? अगर मैं बात करूं तो इनके रचयिता हैं कंबर ही इनके रचयिता हैं कंबन रामायण के। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर देखो भाई, अगर मैं बात करूं कृतवास रामायण की, तो कृतवास रामायण के अंदर जो तुलसीदास के रामचरितमानस से कहीं अलग जो है बांग्ला कृतवास रामायण को प्रभाव देखा जा सकता है। या राम की शक्ति पूजा के बारे में बात हुई है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनके द्वारा रचित एक ये काव्य है, और इस कविता का कथानक जो है वो राम की जो कविता होती है, राम की जो कथा होती है, उसका एक छोटा सा एक अंश है इसके अंतर्गत। कृतवास रामायण के अंतर्गत राम की कथा का एक छोटा सा अंश है। तो बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। चंद्र संकलन मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी? तो भाई ये यहाँ पर दो लाइनें दी हैं, इसमें आपको बताना है कि भाई कौन सा अलंकार होगा इसमें। रूपक होगा, ठीक है, असंगति होगा, व्यक्ति रेख होगा या फिर दीपक होगा। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर चंद्र संकलन मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी। यहाँ पर व्यक्ति रेख अलंकार होगा। आप कहोगे सर ये कौन से रूप हैं? तो भाई ये भेद हैं अलंकारों के, ठीक है। रूपक अलंकार तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति रेख है ना, ये तो ये जो है भेद है। देखो इसमें चंद्र संकलन और मुक्त संकलन दोनों में समास उक्त पद में जो है व्यक्ति रेख अलंकार है। और व्यक्ति रेख अलंकार होता क्या है? जिसमें उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, और उसका कारण भी दिया जाता है कि भाई उपमान को श्रेष्ठ क्यों बताया जा रहा है, उसका रीजन भी दिया जाता है। तो इसलिए व्यक्ति रेख समास अलंकार होता है, नॉट समास, अलंकार होता है उक्त पद में, ठीक है। तो ऊपर जो पद में देखो दोनों में समानता कैसी, तो यहाँ पर एक रीजन भी दिया जा रहा है उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताने का। तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति रेख अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर राम अवध द्विवेदी? तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि सारे के सारे द्विवेदी हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है, तो वो है हमारे पास महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन को पूछा गया है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है सारी। और इनकी अगर मैं बात करूँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की, इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना में आता है यहाँ पर विनय विनोद जो है वो इनकी एक विनय विनोद इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा जो है विहार वाटिका भी इनकी एक प्रमुख रचना है, ठीक है। देवस्तुति शतक भी इनकी एक प्रमुख रचना है। बात क्लियर हो गई? तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो हिंदी के पहले साहित्यकार थे, ये चीज़ भी ध्यान रखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिनको आचार्य की उपाधि मिली थी। आचार्य की उपाधि किसको मिली थी भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और हिंदी के पहले साहित्यकार कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। बात क्लियर हो गई? तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन से। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 43 पर, अधिकार सुख कितना मादक और सहारीन? उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है?
ये जो कथन दिया गया है जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से दिया गया है, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, अजातशत्रु से या ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये स्टेटमेंट जो है स्कंदगुप्त से लिया गया है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, स्कंदगुप्त नाटक। ठीक है, और इस नाटक के जो वस्तु विन्यास में जो है काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से बताई हैं जिसमें अपूर्व कौशल दिखाया है जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त अपने नाटक में। इसमें भारत के और यूरोप दोनों नाटक कलाओं को एक साथ दिखाने की कोशिश करी है, यानी कि भारतीय प्लस यूरोपीय दोनों के कल्चर को इस नाटक में दिखाने की कोशिश करी है स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 44। अब भाई देखो 44 जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। हाँ, उसमें ये क्या दिया है, अब पद्यांश दिया है। भाई आप पद्यांश से क्वेश्चन बोल रहे थे कि सर पद्यांश से क्वेश्चन कराओ, पद्यांश से क्वेश्चन कराओ, तो अब यहाँ पर हम पद्यांश को भी डिस्कस कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं इसे भी। ठीक है भाई, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी पद्यांश को भी। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, इसको बिल्कुल करेंगे हम और ज़रूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ लिया जाए। पद्यांश दिया गया, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति लीन। तो भैया ये दिया है, काफ़ी बढ़िया ये यहाँ पर चीज़ें पद्यांश दिया गया है। अब इसके बारे में जो है काव्य पंक्ति की रचना नाम का नाम बताना है आपको कि जो प्रस्तुत ऊपर जो मैंने अभी काव्य पढ़ा है, जो पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं उसके रचनाकार कौन है। धर्मवीर भारती हैं, गजानन माधव हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। तो भैया जिसने ये चीज़ डिटेल में पढ़ी होगी वही आंसर कर पाएगा। अगर आपको आता है तो इसको पिक करना और नहीं आता है तो भैया आगे बढ़ लेना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है ये। ठीक है, जो ऊपर की पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़ेंगे भाई आगे। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, इससे क्या भाव व्यक्त हो रहा है ऊपर की पंक्तियों में। जड़ता, दुर्बलता, परमांसीय स्थिति या फिर विचारहीनता। तो यहाँ पर जो स्पष्ट हो रही है वो दुर्बलता का दिखाई दे रहा है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। तो यहाँ पर दुर्बलता पर फोकस किया जा रहा है इन पंक्तियों के द्वारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नॉट 53, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, हे चिर पुराण हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है। देखो इन्हीं पंक्तियों से उठा लिया गया, इसमें आपसे अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विरोधाभास की अवस्था को दिखाया गया है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यहाँ पर दो विरोध परिस्थितियों का एक संयोग एक साथ दिखाया गया है, चिर पुराण हे चिर नवीन। तो दो विरोधाभास हैं और एक साथ इनको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है भाई, तो 47 के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 48, पूर्ण इकाई जीवन की, इसका क्या भावार्थ दिया गया है। जो उपयुक्त पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी हैं उसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि मानव जीवन की परिपक्वता के बारे में बात की गई है, कि मानव जीवन की मैच्योरिटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 49, उपयुक्त काव्यांश में कौन सा छंद प्रस्तुत किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भाई मनहर, मुक्त छंद या गीतिका तोमर। तो यहाँ पर मुक्त छंद प्रस्तुत किया गया है। बात क्लियर हो गई भाई। आगे बढ़ेंगे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर, अब गद्यांश, पहले पद दिया था अब गद्यांश दिया है। तो यार यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। शिक्षा चाहती है कि उसको अपना समाज से जोड़ा जाए, लोगों से जोड़ा जाए और हर विद्यार्थियों को ऐसी लोकोपयोन्मुख दृष्टि दी जाए कि सर्वोदय को अपना धर्म मान ले। दरअसल यह समझाना जरूरी है कि शिक्षा को शिक्षित करने का सबसे बड़ा साधन या सबसे बड़ा स्थान समाज ही है। समाज की करुण कथाएं एवं समाज में गरीब से गरीब अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में सामर्थ्य हैं। शिक्षा के लिए, भाई पढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ध्यान देना, शिक्षा के लिए तथ्य और तत्व दोनों ढूंढने का सही स्थान समाज ही है। समाज में रहने वाले विलक्षण प्रतिभाशाली लोगों से पृथक कोई भी शैक्षिक व्यवस्था अपने को संपन्न नहीं बना सकती। देखो भाई, आप जब भी किसी भी पद्यांश को या जब भी किसी गद्यांश के क्वेश्चन को हल करें तो एक बार जरा फटाफट से उसको रीड कर लें, फिर क्वेश्चन को आंसर करने में काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये जो गद्यांश दिया है इसमें देखो शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं जरा इसके, इतना ही काफ़ी है, यहाँ से हमें काफ़ी हिंट मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है शिक्षा का सर्वोच्च अभिलाषा क्या है। ऊपर जो अभी गद्यांश मैंने पढ़ा है तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिए हैं 4। अब इस पर हमने थोड़ा सा
पद्यांश पढ़ लिया। छात्र को आदर्श की ओर उन्मुख करना, छात्र को आत्मनिर्भर बनाना, छात्र में समाजोन्नति दृष्टिकोण को विकसित करना, या फिर छात्रों को कौशल विकास की दिशा। तो देखो अभी बताया गया था शिक्षा समाज के माध्यम से हम शिक्षा को विकसित कर सकते हैं और छात्रों में जो है नया दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा कि शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा छात्र में समाज मुखी दृष्टिकोण को विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 51 लेते हैं। लोकोक्ति मुक्त दृष्टि से क्या आशय है? सामाजिक परंपराओं का बोध, समाज के बहुमुखी विकास की सोच, लौकिक विकास के प्रति चिंतनपरता, या लोकादेशों से परे कार्य करने का भाव। तो 51 के लिए आपको आंसर बताना है कि भाई लोकोक्ति मुक्त दृष्टि से क्या आशय है। तो समाज के बहुमुखी विकास की सोच करना लोकोन्मुख दृष्टि का आशय यहाँ पर ये है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर? और ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधे हम गद्यांश से लेकर आ रहे हैं। गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? तो भाई यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, शैक्षिक नियोजन में सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जाए? तो क्या राइट आंसर रहेगा भाई? देखो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, शिक्षा के व्यापक प्रचार एवं प्रसार से, या विभिन्न सामाजिक स्रोतों के यथेष्ट संसाधन जुटाने से। तो ऑप्शन नंबर बी, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने से, समाज में व्याप्त बुराइयों के निराकरण से। तो राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जाए? विभिन्न सामाजिक स्रोतों से यथेष्ट संसाधन जुटाने से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? तो देखो भाई संधि को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, संधि को, समास को। कोशिश करूंगा इसके सेपरेट एक वीडियो ला सकूं संधि को समझाने के लिए और समास को समझाने के लिए, पूरी कोशिश रहेगी। तो वीडियो पर बने रहना, चैनल पर बने रहना। वीडियो पसंद आती रहे तो भैया कमेंट करते रहना, इससे भाई मोटिवेशन मिलता है मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में। तो 54 का जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, गुण संधि। ठीक है भाई, गुण संधि इसका राइट आंसर है। अब गुण संधि कैसे हुआ आप कहोगे सर, गुण संधि के बारे में बता दो। तो देखो गुण संधि में क्या होता है, जो नियम लगता है वो स्मॉल छोटा आ और ऊ लगता है। छोटा आ प्लस ऊ जो लगता है क्या मिलकर बनाएगा? ओ बनाएगा। तो ये क्या कहलाएगा भाई आपका? ये भाई गुण संधि का सूत्र हो जाता है। अब गुण संधि में क्या होता है, ए आ के साथ ई हो जाए तो ए बना लेता है। देखो भाई ए या फिर आ के साथ में ऊ या ऊ के हो जाए तो क्या बना लेता? ओ बना लेता है। तो यही गुण संधि का आपका सूत्र रहता है। तो आपको सूत्रों पे ध्यान रखना है, बस आप आराम से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चले जाओगे। बात क्लियर हो गई भाई? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अभी तक का जो भी मैंने आप लोगों को बताया क्लियर हो रहा होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर हम 54 तक डिस्कस कर चुके हैं, पूरा बस कंप्लीट करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन इसके साथ में अभी रिमेनिंग रह गए हैं अभी हमारे। ठीक है भाई, तो इन 6 क्वेश्चन को भी अभी फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 55। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक है। भाषा के व्याकरण का मूल तत्व है शब्द ज्ञान। देखो यहाँ से पैडागोजी के क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। पैडागोजी के यहाँ पर इन्होंने 7 से 8 क्वेश्चन को निहित किया है। तो भाई पैडागोजी भी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। जो भाषा वाला चैप्टर है मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि सही विकल्प का चयन करना है। तो व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो यानी कंट्रोल करता है व्याकरण पर, उस भाषा पर, वो क्या होता है? ग्रामर होती है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। तो किसी भी परिवर्तन को करने के लिए भाषा में व्याकरण पर ही जोर दिया जाता है। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं व्याकरण के बिना भाषा एक कठिन कार्य हो जाएगी। अगर व्याकरण नहीं होगा तो उसको लर्न करना जो है किसी भी भाषा को काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। भाषा का प्रारंभिक बोध होता है, किस चीज़ से भाषा का प्रारंभिक बोध होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुकरण या श्रवण से, पठन पाठन से, चिंतन एवं मनन से, या अध्ययन अध्यापन से। तो प्रारंभिक बोध किस चीज़ से होता है भाई, ये हमसे पूछा गया। तो प्रारंभिक बोध होता है भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका उपयुक्त रहेगा, अनुकरण एवं श्रवण से।
यानी कि रिपीट करने से और सुनने से। प्रारंभिक बोध की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रारंभिक स्टेप में अनुकरण यानी कि इमिटेट करना और सुनना। 57 बोलता है छात्रों के वर्तनीय दोषों के निराकरण का उपयोग की उपागम क्या है। बुद्धि परीक्षण है, गृह कार्य का निरीक्षण है, छात्र शिक्षक संवाद है, या उपचारात्मक शिक्षण है। तो 57 के लिए राइट आंसर उपचारात्मक शिक्षण इसका बिल्कुल अभीष्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, जिसमें हम छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को, यानी कि जो भी उनकी लर्निंग की प्रॉब्लम है उनको जब हम दूर करते हैं बच्चों की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उसको कहा जाता है। यानी छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना या उनको लर्निंग में, अधिगम में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी जो भी हम दोषों का निवारण कर रहे हैं बच्चों के लर्निंग में, तो वो क्या किसके अंतर्गत आ रहा है, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 56 पर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए कि भाषा शिक्षण का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव क्या है। भाषा में, छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना, छात्रों में एकता का भाव जागृत करना, देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना, छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों के से संपर्क योग्य बनाना। तो 56 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल अभिष्ट उत्तर रहेगा। देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना भाषा शिक्षण का एक ज्ञानात्मक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बोलता है छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान कराना है, छात्रों के उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति है, छात्रों की अंगिक चेष्टाओं को परिकृष्ट करना। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, छात्र के उद्दत भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति। अब देखो कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है कि भाई इससे हमें सौंदर्य मिलता है और रस की, कोई भी कविता हम पढ़ते हैं, देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, कोई भी जब हम कविता पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ता है हम सुनते हैं, तो उसमें क्या है, आपको सौंदर्यपूर्ण कराना होता है कविता को, और आपको इंटरेस्ट डेवलप करेगी, यानी कि आपका रस बढ़े उस चीज़ को सुनते हुए। तो प्राथमिक स्तर पर जो कविता शिक्षण है उसके काफ़ी उद्देश्य होते हैं। कविता के द्वारा बच्चों का वातावरण को चेंज किया जा सकता है, आनंद में वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है, और कविता के प्रति जो है आप रुचि भी उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों में, ठीक है। इससे आप स्वर का ज्ञान भी दे सकते हैं। तो छात्रों के उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति जो होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो का लास्ट होगा ये। कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तरी प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन मैं लगातार अपने हिंदी वाले सेशन में भी इंक्लूड कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। देखो जो भी मैंने अभी मैराथन सीरीज आपके साथ डिस्कस करी है हिंदी में, तो पैडागोजी के, और देखो इसमें जो मैंने अभी संधि समास वाले क्वेश्चन दिए हैं काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तरी प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है। छात्रों की प्रतिभागिता रहती है, समय का सदुपयोग रहता है, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं, या शिक्षक का श्रम बचता है। यानी कि प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर अगर हम देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा। छात्र अध्ययन के प्रति सचेत रहता है, व अभिमुख रहते हैं। यानी कि प्रश्नोत्तरी प्रणाली का सबसे अच्छा लाभ यही है कि बच्चा जो है बिल्कुल अलर्ट रहता है, और इससे काफ़ी ज्ञान का निर्माण होता है बच्चे का, ऐसे समझ सकते हो। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। जो प्रीवियस ईयर का वीडियो मैंने आज का डिस्कस किया है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और पसंद आई है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पेपर 2 के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए होगी, या दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरीके की वीडियो चाहिए, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्ट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।